गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। जैसा कि हमने कहा था कि आज की डेट से हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस उसमें भी खासकर हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का उसी प्रैक्टिस सेट का पहला सेट आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक सिलेबस शो कर रहा है। ये TGT हिस्ट्री का ही सिलेबस है। उसका छोटा-सा पार्ट मैंने यहाँ पे शो कराया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डी और ई वाला ऑप्शन है कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी और फीचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में और आने वाले 4-5 प्रैक्टिस सेटों में इसी की बात करेंगे। ठीक है, अब आपको फीचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया देख के लग रहा होगा कि ये एक छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने बीएड कर रखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने भी ये फॉर्म अप्लाई करा है, उन्होंने बीएड भी कर रखा होगा, सीटेट भी पास कर रखा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सिलेबस एक छोटा-सा पोर्शन होता है, उसको प्राप्त करने के लिए एक करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है, तो करिकुलम से ही हम सिलेबस को प्राप्त करते हैं। तो ये बस एक लाइन का सिलेबस यहाँ पे भले लिख दिया गया है ई वाले ऑप्शन में, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जैसे इसमें हम लोग आर्थिक शोषण के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कैसे भारत का आर्थिक शोषण किया गया औपनिवेशिक काल में, कैसे भारत कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं के माल का आयातक बन के रह गया। ठीक है, और इसके अलावा जब आप देखेंगे कि कृषक व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा इस फेज में, कई सारे आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे अब एग्रेरियन सिस्टम की बात की जा रही है या फिर कृषक व्यवस्था में परिवर्तन की बात की जा रही है, तो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और आपकी अस्थाई बंदोबस्त नामक ये लोग व्यवस्था लेके आएंगे। इसके अलावा ये लोग पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति में भी परिवर्तन करेंगे। पाश्चात्य शिक्षा के मामले से भारतीय कहीं ना कहीं सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक सुधार और पुनरुद्धार आंदोलन चलेगा इस समय, क्योंकि ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा की वजह से भारतीयों में कहीं ना कहीं जागरूकता आती है और कुछ कुछ चीजें थी जो भारतीय समाज में कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, उनके द्वारा भारतीय सभ्यता संस्कृति को चोट पहुंचाई जा रही है। तो इसी में कुछ ऐसे विद्वान भी निकल के आ रहे हैं जो देखा जाए तो पुनरुद्धार आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति की अच्छाइयों के बारे में और उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नगरीकरण और संचार का विकास हो रहा है, और जब नगरीकरण होगा और संचार के माध्यमों का विकास होगा तो आप लोग नगरीकरण में देखेंगे कि एक मध्यम वर्ग का भी उदय होता है और कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग भी उभर के सामने आता है। तो इससे वर्ग संघर्ष की भी समस्या एक औपनिवेशिक काल में देखने को मिलेगी, जिससे आप लोग देखेंगे कि आगे चल के साम्यवादी आंदोलन भी जोर पकड़ता है, भारत में साम्यवादी विचारधारा भी फैलती है। ठीक है, इसके अलावा जाति और सामाजिक जो विभाजन है ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो की, वो उसको इसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसका। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना का विकास, अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए किया ब्रिटिश भारत में, लेकिन उसका एक अप्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और आप लोग देखेंगे कि आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके नेतृत्व में, बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो है भारत को आजादी मिलती है। तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें हम लोगों को भारत की आर्थिक, सामाजिक सुधारों के बारे में पढ़ना है, महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ना है, आदिवासियों पे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में पढ़ना है, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है जिसको हम लोग धीरे-धीरे करके कवर कर लेंगे। और हालाँकि अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, उसका तो फॉर्म ही भरने की जो डेट है अभी अगले महीने में है। ठीक है? तो उसके बाद कम से कम जब भी डेट आएगी 20 दिन का आपको समय मिलेगा, तो अभी हम लोग आराम-आराम से इसको करेंगे। और मेरे वीडियोज़ बहुत लंबे नहीं होते हैं, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ ना। मैं आपको कहूँगा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको सही लगे तो आप करिएगा। और बस मैं डेली यहाँ पे आऊँगा, आपको जो भी चीज़ें होंगी टू द पॉइंट बताऊँगा, जहाँ तक मेरी समझ होगी, ठीक है? और बाकी आप खुद से भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना खुद से पढ़े कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे मिलके एक प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है, हमको मतलब प्रश्न में ही ऐड करना पड़ा है क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि कैसे अभी टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ किया जाता है। तो मैंने इस प्रश्न में ही इस सिलेबस को फिट किया था कि मैं इसके बारे में आपको बता सकूँ कि अभी हम लोग कौन-सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है,
कि किस काल को औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है आपका 1757 से लेके 1772 तक के काल को क्या कहा जाता है भारत में? औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए, उसके बाद उन्होंने बंगाल में भारी लूट मचाई है। और जब बक्सर का युद्ध ये लोग जीत जाते हैं, जो 22 अक्टूबर 1764 का होता है, उसके बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है नवाब के साथ 12 अगस्त 1765 को, तो उसमें इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले में। और इसके बाद ये क्या करते हैं कि बंगाल के नवाब से 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले में निजामत का भी अधिकार ले लेते हैं। तो मुखौटा सरकार तो ये बना के रखते हैं बंगाल की नवाब की, लेकिन पूरी लूट खसोट ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो 1765 से लेकर 72 तक का काल है, वो द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है, जिसमें शासन का मुखौटा तो नवाब के नाम से चल रहा है, लेकिन वास्तविक शासन सत्ता किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है। तो 1757 से लेकर 72 तक के घटनाक्रम को औपनिवेशिक लूट का काल कहा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1757 से 72। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। भारत में किस काल को अनौद्योगिकरण का काल कहा जाता है? तो 1800 से लेके 1850 का जो काल है, उसको अनौद्योगिकरण का काल कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत में कोई भी व्यापारी व्यापारी आके व्यापार कर सकता था, तो उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे लूट-खसूट मच गई भारत में, ठीक है? और भारत इस फेज में केवल कच्चे माल का जो है निर्यातक बन के रह गया और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन के रह गया। मतलब एक बाजार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। और आप लोग देखेंगे कि जब ब्रिटेन से बन के जो आई वस्तुएँ थी, वो सस्ती थी, जो कपड़े थे, वो सस्ते थे। और इसने भारत के हथकरघा उद्योग को जो है एकदम तोड़ के रख दिया, ठीक है? तो 1800 से 1850 ईस्वी के काल को क्या कहा जाता है? अनौद्योगिकरण का काल कहा जाता है भारत में। हाँ, अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए, उनका सही क्रम बताना है आपको, ठीक है? कि उसने कौन-कौन से क्रम बताए थे। तो कार्ल मार्क्स ने जो पहला क्रम बताया, वो बताया वाणिज्य चरण। मतलब जब वाणिज्यवाद, जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की और अपने सारे विरोधियों को बाहर करके 1700 आप लोग देखेंगे कि जो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार था, उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके जो है भारत से बाहर कर दिया, मतलब राजनीति से बाहर कर दिया। अब उनका वो केवल और केवल व्यापार तक सीमित रहे। और उसके बाद इन्होंने बेदारा के युद्ध में 1759 में कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में जो डच थे, उनको भी पराजित करके भारतीय व्यापार से क्या कर दिया? बाहर कर दिया, राजनीति से बाहर कर दिया। तो अब इनका व्यापारिक एकाधिकार हो गया और इन्होंने जो लूट-खसूट मचाई, ठीक है? इन्होंने व्यापार नहीं किया, भारत का आर्थिक शोषण किया इस बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो 1757 से लेके 1813 तक के चरण को जो कार्ल मार्क्स हैं, वो वाणिज्यवाद की संज्ञा देते हैं, ठीक है? या वाणिज्यिक चरण की संज्ञा देते हैं। अब जो दूसरा है, वो है कि मुक्त व्यापार का चरण, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि एडम स्मिथ का जो लेसेस फेयर की नीति चल रही थी, तो उसने उसमें वाणिज्यवाद का बहुत ही उसने बुराई करी और उसने कहा कि व्यापार पे कम से कम सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, तो इसका इंग्लैंड में भी प्रभाव पड़ा और 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1833 में कंपनी के व्यापार पे ही पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया और उसको फ्यूचर में केवल और केवल क्या करना था? राजनैतिक कार्य ही करने थे। तो इस बीच में अब 1813 से 58 तक के बीच में क्या हुआ कि भारत कच्चे माल का क्या बन गया? निर्यातक और बने हुए माल का आयातक बन गया। ये मतलब इसका एक मार्केट के रूप में यूज़ किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? और इसके बाद जो तीसरा चरण आता है, वित्तीय पूँजीवाद का चरण आता है, जब सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई, तो जो सिस्टम था उसमें परिवर्तन हुआ। आप लोग देखेंगे कि अब कच्चे माल का निर्यात ना करके या उसमें अब उसमें उनको कम बेनिफिट दिख रहा है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है भारत में पूँजी निवेश करने के लिए। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो पूँजी निवेश किया गया,
वो रेलवे में किया गया, बाद में बैंकिंग में, फिर जहाजरानी उद्योग में, इन सब में किया गया। और रेलवे में सर्वाधिक पूंजी निवेश इसलिए किया गया क्योंकि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाभ की गारंटी दी गई कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके मूलधन पे 5% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो रेलवे में किया गया इस वित्तीय पूंजीवाद के चरण में। तो ये चरण चलता है 1858 से लेके आपकी भारत के आजाद होने तक चलता है, 1947 तक। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है दिए गए ऑप्शन में से वो है आपका 1, 3 और 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसके समय नमक अफीम के उत्पादन का एकाधिकार कंपनी को मिला था? तो कंपनी को नमक अफीम के उत्पादन का एकाधिकार 1780 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में मिला था, जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, भारत का नहीं, सॉरी। तो इसके समय में नमक और अफीम के उत्पादन पे कंपनी को क्या मिला? एकाधिकार मिला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो जब व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात की जाएगी तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट होगा। और किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार को ही बंद कर दिया गया, केवल उसको राजनीतिक कार्य करने थे, तो वो 1833 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1813। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश काल में किस भारतीय उद्योग को सर्वाधिक क्षति हुई थी? तो सर्वाधिक क्षति मैंने आपको बार बार बताया कि सर्वाधिक क्षति जो है कपड़ा या वस्त्र उद्योग को हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग को, क्योंकि जब 1813 में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई तो बड़े पैमाने पर भारत से कच्चे माल का निर्यात हुआ और जो इंग्लैंड से बने हुए कपड़ों का अ, आयात हुआ। ठीक है, और वो जो कपड़े थे वो बहुत ही सस्ते होते थे और भारत में हाथ से बने जो वस्त्र थे वो अपेक्षाकृत महंगे होते थे, तो उनकी डिमांड घट गई और लोग कहीं न कहीं विदेशी वस्त्रों को ज़्यादा अ, वैल्यू करने लगे क्योंकि वो सस्ते होते थे। और इस तरह जो है सूती वस्त्र उद्योग को क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ। और इसके बारे में सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिक का एक कथन है कि जो भारतीय बुनकर थे उनकी हड्डियां जो हैं उत्तर के मैदानों में बिखरी पड़ी थी। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग को सर्वाधिक नुकसान हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी, हस्तशिल्प के पतन पर ऐसा किसने कहा था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का कथन है। ठीक है, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल है 1828 से लेकर 35 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत में प्रारंभिक पूंजी विदेशी पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो सबसे पहले जो पूंजी निवेश हुआ वो रेलवे में हुआ। और आपको पता होगा कि भारत में प्रथम रेलवे 16 अप्रैल 1853 से 53 में मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय में चली। ठीक है, अगला प्रश्न है यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखे को तोड़ दिया, कथन किसका है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये कथन जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से व कब चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। भारतीय रेलवे के बारे में ऐसा किसने कहा था? तो ये कथन आपके बाल गंगाधर तिलक का है, जिनको भारत में अतिवादी राष्ट्रवादी राजनीति के लिए जाना जाता है। ये उग्र राजनीति के समर्थक थे। जो ब्रिटिश जो कांग्रेस थी उस समय एक नरम और गरम दल में विभाजित थी, तो एक गरम दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है आप देखेंगे कि 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट बिल आता है उसका विरोध किया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय मामलों में झूठे हस्तक्षेप किया जा रहा है। और इसके अलावा ये 1893 में आप देखेंगे गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश भारत में पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति जो है बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस अखबार ने रेल को भारत के विकास में एक हथकड़ी कहा था? तो सहचर नामक एक पत्र है जिसने रेल के विकास को
एक हथकड़ी के रूप में देखा, ठीक है? इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में नवजीवन पत्रिका दिख रही है, गुजराती में साप्ताहिक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी की पत्रिका है, और जो आज नामक पत्रिका है वो राजा शिव प्रसाद गुप्त की है, जो कि बनारस से पब्लिश होती थी, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सहचर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कौन सा पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई? तो पहला उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग था, और उसमें सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई गई 1854 में कावस जी नानाजी भाई के द्वारा लगाई गई। और ये जो फैक्ट्री लगी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, बम्बई के तारदेव नामक स्थान पर लगाई गई थी, ठीक है? 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर द्वारा, ठीक है? तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि भारत में सूती वस्त्र की पहली सफल मिल की स्थापना कावासजी नानाभाई डाबर ने बंबई में की थी। सूती वस्त्र उद्योग में विदेशी पूंजी बिल्कुल नहीं लगी थी। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि ब्रिटिश जो देखा जाए कि जो व्यापारी थे उनके द्वारा भारत में सूती वस्त्र उद्योग में 1 रुपया भी नहीं लगाए गए थे। उन्होंने केवल कपास का कच्चे माल के रूप में क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को निर्यात किया, ठीक है? तो अगला प्रश्न है, अब इसमें निम्नलिखित में से क्वेश्चन थोड़ा-सा बनाने में दिक्कत होगी, वहाँ पे संगत लिख दिया गया, वहाँ पे असंगत को छाँटना है। तो स्टीम नेविगेशन कंपनी वीओ चिदम्बरम के द्वारा बनाई गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा, ये तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। बंगाल आयरन वर्क्स जेम्स एरस्किन के द्वारा स्थापित की गई। लेकिन जो भारतीय औद्योगिक आयोग है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ये 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है? तो इसमें जो असंगत है ये ऑप्शन 4 है, ठीक है? अगला प्रश्न है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किस भारतीय ने दिया था? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में एक पत्र पढ़ा गया था। उस पत्र का शीर्षक था इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ठीक है? बाद में इसका जो विशद वर्णन है उन्होंने अ, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। लेकिन सबसे पहली बार जो उसका उल्लेख किया उन्होंने इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया नामक पत्र में 1867 में किया। अब लोग देखेंगे कि बाद में नौरोजी से इस पे प्रश्न भी होता है। 1795 में एक वेलवई सॉरी 1895 में एक वेलवई आयोग बनाया जाता है, और वो इस संबंध में जो है दादा भाई नौरोजी से क्या करता है, प्रश्न करता है धन निष्कासन के संदर्भ में, ठीक है? और दादा भाई नौरोजी 1892 में फिन्सबरी से हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे 1892 में, ठीक है? अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था? तो ये चारों के चारों जो लेख है ना, ये कहीं ना कहीं किसके हैं, दादा भाई नौरोजी के हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सबसे पहले किस में दिया, तो इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया में दिया। बाद में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसके बारे में डिटेल में इसकी व्याख्या करी थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान नौरोजी के धन निष्कासन में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मुस्लिम समाज का विकास ब्रिटिश सत्ता के बने रहने में ही संभव है, ठीक है? तो ये दोनों कथन सत्य हैं, और जो कथन है वो कारण है वो कथन की क्या करता है, व्याख्या भी करता है, क्योंकि वो नहीं मानते थे धन निष्कासन के सिद्धांत को, और उनका कहना था कि अगर ब्रिटिश भारत में रहेंगे तभी जो है मुसलमान या मुस्लिम समाज के लिए क्या होगा, ये हितकर होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास पर पहली पुस्तक निम्न में से मानी जाती है। तो जो पहली पुस्तक मानी जाती है ऐतिहासिक, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो 1901 में प्रकाशित हुई, आरसी दत्त की। इन्होंने जो है धन निष्कासन के सिद्धांत को बहते हुए घाव की संज्ञा दी है, ठीक है? और कार्ल मार्क्स ने वही इंग्लिश में कहा है, उसको ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है, ठीक है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, धन के निष्कासन सिद्धांत को एक बहते हुए घाव की तरह किसने बताया है? तो आरसी दत्त ने बताया, ठीक है? दादा भाई नौरोजी ने इसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, ठीक है? नाले से बहते हुए खून के रूप में इसको परिभाषित किया है, ठीक है? तो आरसी दत्त के द्वारा ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में किस समाचार पत्र ने यह लिखा, अंग्रेज यह नहीं जानते कि शैल क्रिया के फलस्वरूप
उसका रोगी शोचनीय दशा में पहुँच चुका है। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की एक पत्रिका थी अमृत बाजार, उसमें ये बात कही गई थी। और जो अमृत बाजार पत्रिका थी पहले देखेंगे आप लोग तो देसी भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया लिटन के समय में तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। इसके अलावा जो मराठा और केसरी पत्रिका है ये आपके बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। और हरिजन पत्रिका जो है महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई। यंग इंडिया ये क्या हो गया था, हरिजन में परिवर्तित हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमृत बाजार है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, उसमें सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को क्या किया गया, स्वीकार किया गया था। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1867-68 में जो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था वो 20 रुपए लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलनकर्ता कौन था? तो यस के आरबी राव थे, जिन्होंने 1931-32 में जो आय का आकलन किया था प्रति व्यक्ति वो 62 रुपए किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सन 1772 ईस्वी में फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी प्रथा का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे देना जो सर्वाधिक बोली लगाया हो कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल के देंगे। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहले तो 1 वर्ष के लिए किया गया, लेकिन 1772 में इसको 5 साल के लिए कर दिया। लेकिन ये व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चली और 1776 में वापस ये 1 साल के लिए कर देता है। ठीक है, तो फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की, द्वैत शासन को समाप्त करके। द्वैत शासन को समाप्त करने का मतलब है कि आप लोग देखेंगे 1765 से 72 के बीच में अलग-अलग जगह अलग-अलग लोगों को नियुक्त किया रहता है। जैसे बंगाल में रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ को। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए राजस्व वसूलते हैं। लेकिन 1772 में ये डायरेक्ट अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद उसको इजारेदारों को दे देता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। लेकिन 1772 में भी उसको 5 वर्ष के लिए विस्तारित कर देता है। फिर 1776 से वापस से 1-1 वर्ष के लिए कर देता है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चूंकि आज अभी हम लोग का पहला ये प्रैक्टिस सेट था, तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई कि इसको कैसे शुरू किया जाए। हालांकि मैंने प्रयास किया है और ये बहुत ही एक लंबा टॉपिक है। देखने में सिलेबस जो है टीजीटी हिस्ट्री का छोटा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम से पहले ये जो भी पूरा सिलेबस है इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। कम से कम मान के चलिए 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।